तो आज से हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसको आप सभी जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से, या फिर एसएचएम से भी आप लोगों ने जाना होगा। देखिए, आज जो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, लेकिन इंट्रोडक्टरी क्लास भी इस वजह से होगा कि आप जो हमारा ट्रेंड अभी तक हमने देखा है, स्टूडेंट जो होता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसको एसएचएम के अंदर में होती है। रीजन बीइंग कि उसको उसका बेसिक ही नहीं पता होता कि कहाँ से शुरुआत करनी होती है, क्या उसके अंदर फेज होती है, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, कैसे हमारे पास में पीरियोडिक मोशन होता है, क्या हमारे ओसिलेटरी मोशंस होते हैं, और दोनों के अंदर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर ये क्लियर कट आप लोगों को समझ में आ जाती हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे आसान टॉपिक होता है। बस आपको इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो बात करूंगा कि एसएचएम की कहाँ कहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। बेसिकली एसएचएम है कुछ नहीं, जो आपने अपनी काइनेमेटिक्स पढ़ी थी उसी का एक सवाल है ये, यानी कि एक क्वेश्चन है उसका। थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में हम इसको पढ़ते हैं। और एसएचएम आज जो पढ़ेंगे, मतलब अब जो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, इसका कहाँ कहाँ पर यूज होगा ये सुनते चलो आप, फिर देखना कि इसका कितना खूबसूरती आएगी। एसएचएम जो होगा हमारा, इसी के साथ में जुड़ा होगा वेव मोशन। फिर हम बात करेंगे इसी के साथ में जो साउंड वेव आता है, जो मैकेनिक्स का यूज करते हुए हम साउंड वेव पढ़ेंगे, तो ये भी एसएचएम वहां पर भी होगा, साउंड वेव के अंदर में भी होगा। फिर हम इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। फिर इसी की जरूरत पड़ेगी हमारे पास में एसएचएम की जब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स को लेके। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये अकेला चैप्टर जो एसएचएम है, एसएचएम अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा सा हम एडवांस रूप में पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में, यानी कि डे टू डे लाइफ के साथ में जुड़ा होता है। इसलिए ये एसएचएम का ये क्वेश्चन पढ़ना हमें बहुत जरूरी होता है। इसमें बेसिक बेसिक चीजें हम पढ़ते चलेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पर भी इसको लेकर बात करेंगे। ठीक है जी। अब बात करें एसएचएम होता क्या है। तो एसएचएम आप देखें कि हमारे पास में ये केवल जो हमें पढ़ना पड़ता है केवल इस चैप्टर के अंदर में, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं कि इन सभी के अंदर में, एसएचएम के अंदर में, वेव के अंदर में, साउंड वेव, अल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स को कैसे आप देखेंगे एक एसएचएम की भाषा में। तो एसएचएम के अंदर में केवल हमारे पास में सिंपल एसएचएम होता है, यानी कि सिंगल एक वेव पढ़नी पड़ती है उसके अंदर में। सिंगल एसएचएम बोल लो या फिर सिंगल वेव की बात कर लो, तो वो हम इसके अंदर में पढ़ते हैं। और जब हम वेव बात करते हैं तो वेव के अंदर में जो वेव ऑप्टिक्स आती है या फिर वेव आती है, तो उसके अंदर में हम इनफाइनाइट ऑफ एसएचएम की बात करते हैं। इनफाइनाइट एसएचएम जो होते हैं उनकी बात करते हैं। अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा कि क्या हमारे पास में एसएचएम है। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इनफाइनाइट कितने भी उसके अंदर में एसएचएम आ सकते हैं। बस ये इमेज आप लोग ध्यान रखें कि मैंने एक वर्ड यूज किया, इनफाइनाइट एसएचएम। अभी थोड़ी देर के बाद में इस एसएचएम को हम डील करेंगे और फिर देखेंगे कि ये इनफाइनाइट एसएचएम से क्या मतलब है। ठीक उसी तरह से आप साउंड वेव पढ़ेंगे आगे, तो साउंड वेव जो पढ़ेंगे, ठीक उसी तरह से उसका उल्टा, मतलब उसी के जैसा मिलता जुलता आप आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। यानी कि आपका आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करें कि ये एसएचएम है क्या, तो एसएचएम हमारे पास में एक स्पेशल केस होता है किसका, मैकेनिक्स का। ये मैकेनिक्स जो हमारे पास में हमने पढ़ी है, जिसके अंदर में काइनेमेटिक्स पढ़ी है हमने, एनएलएम पढ़ा है, और जो फ्रिक्शन पढ़ा है, उसके बाद में वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमने मोशन, रोटेशनल मोशन सब देखे हैं। तो इन सबको जोड़कर हमारे पास में एसएचएम को एक डिजाइन किया जाता है। जो सर्कुलर मोशन होता है वो एसएचएम को रीड करना सिखाता है हमें, और बहुत आसान बना देता है हमारी चीजों को। अब बेसिक जो बात करूं मैं आप लोगों से कि ये हमारे पास में क्यों जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर में इनकी जरूरत पड़ती है। चलो, ये तो था कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब मैं आप लोगों को रूबरू करवाना चाहूंगा दो खूबसूरत मोशंस के साथ में। मान लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो अपने आप में कुछ एक सर्किल के अंदर में घूम रहा है। मैंने इसका एक पोजीशन लिया, यहाँ पर एक पोजीशन हमने डिसाइड कर लिया, लेट अस सपोज ये यहाँ से गया, वापस घूमकर मान लेते हैं कि ये आया 2 सेकंड के अंदर में, फिर दोबारा घूम के आया, ये आया दोबारा से 2 सेकंड के अंदर में। यानी कि कंटिन्यूअसली वो इस पोजीशन को, यानी कि ए पॉइंट को 2 सेकंड के बाद में कवर कर रहा है। यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में वो सेम पॉइंट पर पहुंच रहा है। एक इसके अंदर में मैंने क्या लिखवाया आप लोगों को कि वो एक रेगुलर इंटरवल या फिर सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है, इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है। चलो जी, यहां तक आई। अभी कुछ लिखना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ सुनते चलो, इनका कोई यूज नहीं रहेगा। आप लोगों को सिर्फ एक मुझे आप लोगों का बेस तैयार करते हुए आगे की तरफ में बढ़ना है कि ये क्या क्या ये चीजें होती हैं। उसके बाद में तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी आपके टॉपिक को लेकर आ जाएगी। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने देखा होगा पंखा जो हमारे पास में होता है कुछ इस तरह से, उसकी ये ब्लेड्स होती हैं, ये ब्लेड लगा लेते हैं हम उसके, ये हमारे पास में ब्लेड है। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि ये जो पार्टिकल है इस तरह से ओमेगा
से अगर ये मूव कर रहा है, ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है उसकी, उसे मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये पंखा की ये पॉइंट वापसी इसी पॉइंट पर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में आ जाएगा। ध्यान से सुनो इस पॉइंट को कि उसी पॉइंट पर वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है। ठीक उसी तरह से एक पेंडुलम की बात करूं तो पेंडुलम के आप यहां से छोड़ें इस पॉइंट के ऊपर में, ये यहां जाएगा, इस पॉइंट पर जाएगा, और फिर वापसी इसी पॉइंट पर ये कितनी देर के बाद में आएगा, ये यहां पर वापसी पहुंचता है हमारे पास में 2 सेकंड पर। यानी अगर आप लोगों से पूछना चाहे कि टाइम पीरियड होता क्या है, तो टाइम पीरियड ये चीज होती है कि जो ऑब्जेक्ट थी वो सर्टेन इंटरवल जब वो वापसी उसी पॉइंट पर दोबारा आपको मिलता है। यानी कि आप एक नेचर देख रहे हैं कि एक सर्टेन पीरियड के बाद में वो अपने आप को रिपीट कर रहा है और उसी पॉइंट पर वो पहुंच रहा है। तो ऐसे जो मोशंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा है, कोई इशू नहीं है। अब आगे चीजें बताऊंगा तो थोड़ा सा और आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या मैं यहां से कंक्लूड करना चाह रहा हूं। तो ये जो पिछले आप लोग देख रहे हैं, तो आपसे को पूछता है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो एक रेगुलर या फिर सर्टेन इंटरवल के बाद में वो अपने आप को रिपीट करता है, यानी कि वैसा का वैसा मोशन वो दोबारा से रिपीट कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहलाते हैं कि वो हमारे पास में पीरियोडिक मोशन के नाम से जानेंगे। जैसे मैं यहां पर बात करूं, कोई एक मेरे पास में कर्व है और इस पॉइंट के ऊपर में मैंने एक पार्टिकल लिया और यहां से मैंने इसको छोड़ दिया, ये पार्टिकल यहां पर गया, यहां से छोड़ दिया, तो ये कुछ देर के बाद में यहां पर जाएगा। ठीक, अब ये दोबारा से यहां पर आएगा, फिर ये इस पोजीशन पर जाएगा, फिर ये इस पोजीशन पर जाएगा। यानी कि इस पॉइंट को या फिर ये जो पॉइंट्स है जहां पर मैं बात करना चाह रहा हूं, एक सर्टेन इंटरवल के बाद में वो रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे समझ पा रहे हो कि नॉर्मली अगर मैं फ्रिक्शन मानूं या एनर्जी का लॉस मानूं, तो ये कुछ देर के बाद में मोशन कुछ ऐसा होता जाएगा, ये पहले ऐसा आएगा, फिर थोड़ा छोटा छोटा, फिर ये छोटा, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगी, डंप हो जाएगी। तो कहां पर वो हमारा पीरियोडिक मोशन हुआ भाई, बॉडी तो अपने आप को रिपीट कर रही है, लेकिन क्या वो हमारे पास में पीरियोडिक मोशन है? नहीं जी, वो हमारे पास में पीरियोडिक मोशन नहीं है। वो बाद में बात करेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस वगैरह को लेकर बात करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर ये पीरियोडिक मोशन होना है तो यहां पर जो एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ये कहें कि जो हमारे पास में नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर कोई मोशन हो रहा है और वहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, देन यू से कि जो हमारे पास में मोशन हो रहा है दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। जैसे इस केस के अंदर मैं बात करूं, अगर एनर्जी का लॉस हुआ देन यू कैन नॉट से दैट दिस इज ए पीरियोडिक मोशन। यहां पर अगर एनर्जी का लॉस होता है यू कैन से कि ये मेरे पास में पीरियोडिक मोशन है। ठीक उसी तरह से पेंडुलम की बात करूं, और ये केस जो लिया इसके अंदर में थोड़ी देर के बाद में अगर मैं छोड़ दूं कि यहां पर एनर्जी का लॉस होता आ जाएगा, तो ये थोड़ी देर के बाद इस मीन पोजीशन पर आ जाएगा, पर्टिकुलर लोकेशन पर आकर रुक जाएगा। तो उस केस के अंदर में आप कहेंगे कि ये लॉस हो गया एनर्जी का। अगर वहां पर एनर्जी का लॉस होता है देन यू कैन नॉट से दैट देयर विल बी ए पीरियोडिक मोशन। आई होप आप लोगों को ये क्लैरिटी आ गई होगी। तो जो सर्कुलर मोशन आप लोगों को अभी मैंने बताया, तो इसमें भी आपने देखा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में बॉडी जो थी वो हमारे पास में मूव कर रही है, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अब इस केस की बात करूं मैं, यहां पर आप देखो ये रेगुलर इंटरवल के बाद में घूमकर उसी पॉइंट पर आ रहा था। इस पॉइंट पर देखो कि एक पोजीशन यहां पर मैंने फिक्स कर रखी है। जब मैंने इस पोजीशन को फिक्स कर दिया और ये पार्टिकल यहां से इतनी दूरी पर गया, फिर ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये वापसी इसी पॉइंट पर आता है, लेकिन ये इस पॉइंट पर नहीं रुकता ड्यू टू इनर्शिया, और ये यहां पर चला जाएगा इस पॉइंट पर। अब यहां पर भी नहीं रुकेगा, ये क्या करेगा, रिटर्न बैक करेगा और वापसी इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि एक पोजीशन थी जिसके अलोंग ये आगे मोशन कर रहा है और पीछे मोशन कर रहा है। तो जो ये पोजीशन आपने कंसीडर करी है, जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मीन पोजीशन। इसको क्या कहलाएंगे, कहेंगे हम, ये हमारे पास में मीन पोजीशन होगी। और जो मैक्सिमम ये लेवल तक जा सकता है दिस इज नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी हमारे पास में पॉइंट एक्सट्रीम है। इन पॉइंट्स की बार बार जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया कि क्या हमारे पास में मीन पोजीशन होती है और क्या हमारे पास जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अच्छा, लेकिन यहां पर आप लोग समझ पाए हो कि ऐसे मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन हम नाम दे सकते हैं। यानी कि जो बॉडी है वो टू मोशन कर रही है, यानी कि आगे मोशन कर रही है फिर पीछे मोशन कर रही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वो अपनी एक मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में कर रही है। अगेन रिमाइंड कि यहां पर भी नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तभी आप इसको बोल सकते हैं कि ये मेरे पास में एक टू एंड फ्रो मोशन है, या फिर कहें कि ये अपना एक इंटरवल के बाद में अपने मोशन को रिपीट कर रही है। यहां पर वो घूमकर उस पोजीशन पर आ रहा था, लेकिन ये एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में
टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो यहां पर भी ये मोशन क्या कहलाएगा, एक पीरियोडिक मोशन भी कहलाएगा। लेकिन किस तरह का, ये टू एंड फ्रो का मोशन होगा और इस केस के अंदर में कोई भी एनर्जी का हमारे पास में लॉस नहीं होता है। ठीक उसी तरह अगर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को क्लियर करना चाहूं, क्योंकि शुरू में आप इमेज बना गए ना तो समझ लो कि बहुत खूबसूरत निकलेगा आपका एसएचएम का टॉपिक। सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि बच्चे ने एसएचएम से डर जाते हैं। अरे भाई बड़ी खूबसूरती है इसके अंदर में, आप देखो तो सही कितने टॉपिक इसके साथ में रिलेट हैं। तो यहां पर आप देखें कि एक स्प्रिंग मेरे साथ में, स्प्रिंग पे मैंने कनेक्ट कर दिया कोई ब्लॉक को और इस पॉइंट से मैंने इसको यहां पर छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि एक पोजीशन आएगी उसके रिस्पेक्ट में ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। अगर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो अगेन दिस इज ए कौन से तरह का मोशन कहलाएगा, दिस इज आल्सो ए पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। लेकिन इसको एक स्पेशल केस हम नाम दे देते हैं कि जब किसी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये टू एंड फ्रो मोशन करता है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। नोट करेंगे कि ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो अब मेरे को बताओ कि जो हमारे पास में मोशन हमने लिया है, कि मैं दो स्टेटमेंट दे रहा हूं आप लोगों को कि ऑल पीरियोडिक मोशन, ऑल पीरियोडिक फंक्शन या फिर मोशन आर ओसिलेटरी फंक्शन। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर में, वही दे रहा हूं आप लोगों को। दूसरा मैं आप लोगों से पूछूं कि ऑल ओसिलेटरी मोशंस, ओसिलेटरी मोशन या फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन। दिमाग लगाओ इसके अंदर में क्या हो सकता है इसका आंसर। आप लोगों को समझ में आता है कि भाई पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है। पीरियोडिक मोशन ये भी हो सकता है एक पर्टिकुलर सर्टेन इंटरवल के बाद में वो अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा होगा। दूसरा हमारे पास में जो मोशन था पीरियोडिक मोशन, वो ये भी था टू एंड फ्रो मोशन था, ये भी अपने आप में पीरियोडिक मोशन है। क्या यहां पर ये मोशन टू एंड फ्रो है? जी नहीं, ये अपनी उसी पोजीशन पर लौट कर वापस आ रहा है, लेकिन ये मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ऐसे मोशन पीरियोडिक तो है, ये वाला जो यहां पर बात कर रहा हूं ये पीरियोडिक तो है, ये भी पीरियोडिक है, लेकिन ये मेरे पास में ओसिलेटरी, यहां पर इसकी बात करूं तो ये ओसिलेटरी नहीं है और ये हमारे पास में ओसिलेटरी है, बिकॉज यहां पर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशन। तो आप लोग बताओ कि जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं क्या सारे ओसिलेटरी फंक्शन होते हैं? जी नहीं, यहां से आप लोग इस सर्कल के थ्रू समझ गए होंगे। दूसरे केस की बात करूं कि ऑल ओसिलेटरी फंक्शंस, तो ओसिलेटरी फंक्शन हमारे पास में पीरियोडिक मोशन है, बिल्कुल है, लेकिन मस्ट कंडीशन क्या है कि वहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या कह सकते हैं कि वो किस तरह का मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर में सही है? पहली वाली स्टेटमेंट हमारे पास में रॉन्ग है और सेकंड वाली स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। और कंडीशन इनके ऊपर में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो समझ लो कि वहां पर क्या हो गया है, वो पीरियोडिक मोशन सस्टेन नहीं करेगा। तो हमारा अब जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन चलेगा वो केवल और केवल यहां पर डिपेंड करेगा ओसिलेटरी मोशंस के ऊपर में। तो ओसिलेटरी मोशन से एक पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है कि जो भी हम ओसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे वो अपने आप में किस तरह का मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। ये की पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। बार बार मैं ये बात नहीं करूंगा कि पीरियोडिक मोशन मेरे पास में आ रहा है। पीरियोडिक मोशन का मतलब ये होगा कि अगर मैं कोई पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, इस केस के अंदर में देखो ये जो पेंडुलम मैंने लिया था ये यहां पर पहुंच रहा है, फिर ये यहां पर गया है, फिर ये वापस यहां पर है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर तो लौट के आया वो, लेकिन ये इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अपनी एक पोजीशन, अगर वो नेचुरली छोड़ दूं मैं उसको तो वो उस पोजीशन पर रहना चाहता है, उसके रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन वहां पर वो कर रहा है। तो अपने आप में जो ओसिलेटरी मोशंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशंस होते हैं। अब देखो जो आगे बात करूं कि ओसिलेशन तो हमें समझ में आ गया साहब, अब इसकी कुछ जर्नल इक्वेशन भी हमें डिफाइन करनी चाहिए। तो जर्नल इक्वेशन की, या फिर मैं कहूं कि जितनी भी हमारे पास में ओसिलेशन होती हैं, अब ओसिलेशन से जब भी मैं ओसिलेशन बोल लूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई एक पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो यानी कि आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे ऐसे मोशन ऑब्जेक्ट कर रही है। तो ये अगर मोशन कर रही है तो कोई ना कोई इक्वेशन तो वहां पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि भाई कब कर सकता है, जब हम उसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहे हैं, एक कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या फिर उसके अंदर में इनबिल्ट कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो हम उसको इस मीन पोजीशन से आगे की तरफ में ले जा सकते हैं। या फिर कोई फोर्स उसके ऊपर में लग रहा है तो वो फोर्स इसको पीछे की तरफ में ला सकती है।
तो टू एंड फ्रो मोशन करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स का तो आना जरूरी है। अगर फोर्स आ रही है तो वहां पर जो रिलेशन सेटअप होता है, कोई भी जर्नल इक्वेशन की बात करूं तो वो रिलेशन हमारे पास में होता है k इंटू में x, और इसकी पावर होती है n। ये शायद आप लोगों ने पहली बार इस इक्वेशन को देखा होगा, तो घबराना नहीं है। अभी इसके ऊपर में हम जो निकालना चाह रहा हूं, मैं उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ में पहुंचना चाह रहा हूं कि कहां से उसका ओरिजिनेशन होता है। आप सभी ने एसएचएम का बिल्कुल शुरू करके यहां से पढ़ लिया होगा कि F इजिकल टू माइनस के एक्स, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। लेकिन ये आखिर ये आ कहां से रहा है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है? तो ये अपने आप में एक ऑसिलेशन है, मैं मानता हूं ये चीज, यहां पर मैं मान रहा हूं कि ऑसिलेशन है, लेकिन वो ऑसिलेशन का कोई स्पेशल केस है। एक्चुअल में ऑसिलेशंस की जो इक्वेशन होती है वो माइनस के इंटू में एक्स इंटू में पावर जो होती है वो एन होती है, और एन जो वेरी करता है वो हमारे पास में 1 3 5 यानी कि ओड नंबर पर वो हमारे पास वेरी करता है। अच्छा, अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर में आप कंसिडर करते चलो कि अगर मैं यहां पर x इक्वल टू 0 मान लेता हूं, यहां पर x इक्वल टू 0 मान लेता हूं, तो यहां पर फोर्स क्या आएगी अगर आप मेरे को बता सकते हैं तो रखो इसके अंदर में। यहां पर आप रखेंगे F दैट विल बी इक्वल टू माइनस के, एक्स की 0 आ गई है और इसकी पावर n है, तो F की वैल्यू आई मेरे पास में 0, तो F इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास में। तो इससे मैं क्या कंक्लूड करना चाहता हूं, इसे ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 यानी कि मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से भी मुझे अपनी चीजों को देखना है, या फिर मैं जिसको भी अपनी मीन पोजीशन मानना चाहता हूं, या फिर मैं कहूं कि जहां पर बॉडी अपने आप को एक स्टेबल अवस्था में रखना चाहती है। अभी स्टेबल से मतलब क्या होगा, मैंने जब आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया था तो वहां पर आप लोगों को तीन तरह के मैंने इक्विलिब्रियम की बात करी थी कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर रखा हुआ है, दूसरा यहां पर रखा हुआ है, और तीसरा पोजीशन यहां पर रखा हुआ है। तो आपने कहा था जी यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है दिस इज इन इक्विलिब्रियम, बट दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं थोड़ा सा भी धक्का इधर दिया तो नीचे गिर जाएगा, इधर धक्का दिया तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन इसको मैं यहां पर दूंगा धक्का या फिर इसको ऊपर की तरफ में दूंगा तो वापसी अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसको आपने बोला था कि ये मेरे पास में किस तरह का इक्विलिब्रियम है, दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस वाले को बोला था कि ये हमारे पास में है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी कि इसके ऊपर में न्यूट्रल है, ये जैसा चलाएंगे वैसे ही अपने आप में चल देगा। तो अब देखो कि मैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता हूं, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्या, यानी कि वो मीन पोजीशन क्या होगी। तो ये x इज इक्वल टू 0 हमारे पास में कहां से कंसीडर करना होगा, यानी कि ये जो पोजीशन है ये अपने आप में एक मीन पोजीशन कहलाएगी, जहां से मैं सारी कैलकुलेशन लूंगा। और वो मीन पोजीशन कहां पर एग्जिस्ट करती है, वो मीन पोजीशन वहां पर एग्जिस्ट करती है जहां पर फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर 0 लग रहा है। यानी कि पूरे मोशन के अंदर में जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन के ऊपर में फोर्स इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वहां पर हम उसका एक मीन पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। जैसे इस सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो इसको मैंने यहां पर लटका दिया, इसको छोड़ दिया मैंने एक थ्रेड के साथ में, तो इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि इस पे लगने वाला फोर्स 0 है। mg की बात नहीं कर रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहा हूं इसके अंदर में, जो इसको चलाएगा। तो इस पॉइंट पर इसके ऊपर में फोर्स 0 है, मैं फोर्स लगाऊंगा तो इस पॉइंट पर पहुंचेगा ये। मान लेते कि यहां पर 1 न्यूटन मैंने फोर्स लगाकर इस पॉइंट पर ले गया, लेकिन ये हमारे पास में मीन पोजीशन नहीं है। मीन पोजीशन तो वो होती है, यानी कि x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास में वो पोजीशन होगी जहां पर फोर्स 0 होगी, यानी कि वो उसकी नेचुरल पोजीशन, या फिर कहें कि उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पर अटेन होता है ऑब्जेक्ट का, वहां पर हमें उसकी मीन पोजीशन कंसीडर करनी चाहिए। अब देखो खेल देखो थोड़ा सा कि ये मैंने बात करी कि n की बात कर रहा हूं, जो 1 3 5 ये ऊपर जो इसकी पावर में n लग रहा है, इसके साथ में क्या हम खेल खेल सकते हैं। एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं मैं कि जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है x अगर पॉजिटिव मान लेता हूं और x मैं नेगेटिव मान लेता हूं, तो यहां पर आप देखें कि जब मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो फोर्स का जो फॉर्मूला आप लोगों ने कहा कि माइनस के इंटू में x इंटू में n है, तो x की पावर मेरे पास में जो आ रही है वो हमारे पास में क्या आ रही है, पॉजिटिव आ गई है इस केस के अंदर में। तो क्योंकि ये ओड पावर है तो पॉजिटिव पे करूं कुछ भी करूं मैं, तो हमेशा यहां पर क्या रहने वाली मेरे पास में, ये वैल्यू जो निकल कर आएगी अंदर वाली,
ये तो पॉजिटिव रहेगी इसके अंदर में, लेकिन बाहर उसके क्या लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है। तो फोर्स क्या डेवलप हुई मेरे पास में, नेगेटिव फोर्स डेवलप हो जाएगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को, ध्यान से देखो इस पॉइंट को, मैं यहां पर ओरिजिन मान लेता हूं, ये इस तरह का ग्राफ ना थ्रू आउट ऑफ चैप्टर चलने वाला है कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो फेमिलियर हो जाओ भाई इससे। ये मेरे पास में ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब उसकी मीन पोजीशन मैंने कंसीडर कर ली है, और इस पॉइंट पर उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो ये हमारे पास में हम बोल सकते हैं दिस इज मीन पोजीशन। और ये जो x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मीन पोजीशन से कैलकुलेट करी जाती है। तो मीन पोजीशन से मैं यहां पर पहुंचा, जैसे मैं इस पॉइंट पर पहुंच रहा हूं, इस पॉइंट पर पहुंचा मैं इस तरफ जाते हुए, तो मैंने x को क्या लिया, पॉजिटिव लिया है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पर मैं जाकर उसको चेक कर रहा हूं कि वहां पर फोर्स क्या लगेगी। तो इस पॉइंट पर आप जाके देखेंगे तो फोर्स इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में लगेगी। जैसे एक सिंपल स्प्रिंग की बात करूं, ये स्प्रिंग थी मेरे पास में, इसको मैं खींचकर इस पोजीशन पर ले गया, ये ब्लॉक के साथ में, तो यहां पर जो फोर्स डेवलप हो रही होगी वो क्या कर रही होगी, इसको पीछे की तरफ में खींच रही होगी, खींच रही होगी। तो मैं एक्स इस डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव साइड में गया हूं, लेकिन उसके ऊपर में जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है, नेगेटिव लग रही है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट को रीस्टोर करवाने की कोशिश कर रही है, किस पोजीशन पर, उसकी मीन पोजीशन पर। हमेशा जो सिस्टम होता है ना, वो कैसे इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वो क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर देगा। और ये नेगेटिव साइन जो है वो हमें क्या बता रहा है कि वो पीछे की तरफ में उसको खींच के लेके आ रहा है। अच्छा, अब मैं x को अगर नेगेटिव रख देता हूं, तो x नेगेटिव रखने से माइनस के इंटू में यहां पर कोई भी वैल्यू ली मैंने, मान लेता हूं कि 1 मैंने ले लिया, और यहां पर n की वैल्यू 1, 3, 5 इस तरह से आएंगी। तो इन पूरे का आप करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा निकल के आएगी। और बाहर क्या रहेगा, ऑलरेडी एक मेरे पास में नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास में हो गई है पॉजिटिव। तो इस केस में देखो आप कि जब मैं x को नेगेटिव मान रहा हूं, x को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो नेगेटिव केस के अंदर में पॉजिटिव फोर्स लग रही है। जैसे यहां पर मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहूं, तो मैं x को क्या कर रहा हूं, नेगेटिव जा रहा हूं, क्योंकि x हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है is a vector quantity which has zero, negative value and positive value also। तो जब मैं इस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करवा रहा हूं, तो मैं x नेगेटिव करता जा रहा हूं, यानी कि मैं मीन पोजीशन से पीछे की तरफ में जा रहा हूं। तो जो इस पे फोर्स डेवलप हो रहा होगा, जैसे मैं स्प्रिंग को इस साइड में लेके जाऊं मान लो, तो ये जो फोर्स इसके ऊपर में डेवलप हो रहा होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो वो वापसी अपने मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। जैसे इसको हमने खींचा, ये इसकी मीन पोजीशन थी, तो आगे ले गया तो इसके ऊपर पीछे लग रहा है। और जब मैं यहां पर इसको कंप्रेस कर दूं, मान लो मैं इस साइड में इसको दबा दूं, ये दबाकर मैं इस पोजीशन पर ले आऊं, तो ये क्या करेगा, इसको धकेलने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके ऊपर में फोर्स कहां डेवलप करेगा, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन डेवलप करेगा। और जो राइट साइड में फोर्स लगेंगी उस पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो वो कैसा नेचर रखेंगी, वो हमारे पास में पॉजिटिव नेचर रखेंगी। और वही हमारे पास में निकल के आया कि जब हमारे पास में x नेगेटिव है, यानी कि जो मेरी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से मैं नेगेटिव साइड में जा रहा हूं, तो वहां पर पॉजिटिव फोर्स लगेगा, यानी कि वो ओरिजिन की तरफ खींचेगा। और जब मैं पॉजिटिव साइड में जा रहा हूं, तो वो उसको पीछे की साइड में खींचेगा, यानी कि बैक साइड में फोर्स लगाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर में उसके ऊपर में फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो ये हमारे पास में होता है कि जो भी ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, वो अगर बात करें तो किस तरह का इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करते हैं, या फिर किस तरह का वो इक्विलिब्रियम होता है। तो ये हमारे पास में मोशन आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऑसिलेटरी मोशंस किस तरह का नेचर रखते हैं। सो दीज आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर आ गया होगा, एक इमेज तैयार हुई होगी कि जो ऑसिलेशंस की बात कर रहा हूं, ऑसिलेशन का एक्चुअल इक्वेशन ये होता है, लेकिन उसमें आप बात करें कि मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लूं या फिर नेगेटिव वैल्यू ले लूं, तो फोर्स उसके ऊपर में किस डायरेक्शन के अंदर में डिजाइन होता है। तो यहां तक आपने ऑसिलेटरी मोशन देख लिया कि क्या हमारे पास में ऑसिलेटरी मोशन होता है, और जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो किस तरह का इक्विलिब्रियम अपने अटेन करने की कोशिश करते हैं, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, उसको अटेन करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आप धीरे धीरे बढ़ें, तो एक स्पेशल केस की तरफ मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा कि आपने फोर्स की इक्वेशन तो देखी कि ये हमारे पास में एक ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन माइंड में क्या आना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में मीन पोजीशन है, उसके रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन वहां पर हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन वहां पर ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, सस्टेन कर रही है।
अच्छा, अब इसका एक स्पेशल केस में अगर मैं बात कर लेता हूं कि n की वैल्यू अगर हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि मैं केवल और केवल एक ही मोशन कंसीडर कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से यहां पर जा रही है, फिर वापसी उसी पोजीशन पर आ रही है। अभी आऊंगा मैं उसी चीज के ऊपर में, जब मैं उसके डिस्प्लेसमेंट के लेकर बात करूंगा कि कितना बॉडी का एक्स आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो वहां पर आप लोग कंसीडर करेंगे कि ये जो एफ है ये निकल कर आएगा माइनस ऑफ के एक्स। ये इक्वेशन आप हमेशा अपनी किताबों के अंदर में पढ़ते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए कि ये जो हमारे पास x हम कंसीडर करते हैं, यानी कि ये ओरिजिन कहां पर कंसीडर करेंगे, ये ओरिजिन वहां पर कंसीडर होगा, या फिर मैं कहूं कि ये मीन पोजीशन वहां से कंसीडर होगी जहां पर f इज इक्वल टू 0 होगा। जिस पोजीशन के ऊपर में, बॉडी के ऊपर में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हम हमेशा उसी को उसका मीन पोजीशन कंसीडर करेंगे। अब आपका जो टोटली बचा है वो मैकेनिक्स बचा है। अब कुछ नहीं रहा हमारा इसकी थ्योरी के बीच के अंदर में, अब टोटली मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स को धीरे धीरे पढ़ें, जो हमने पीछे चीजें पढ़ी थी। आपने एक इक्वेशन डिजाइन करी, दैट इज माइनस के एक्स आपने डिजाइन कर लिया। अब ये आप देख पा रहे हो तो एक रिलेशन सेटअप है। फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू में एक्सेलेरेशन, और यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि माइनस के इंटू में एक्स। तो ये कहीं ना कहीं एक रिलेशन सेटअप हुआ है एक्सेलेरेशन के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये आ गई है एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन होता है। कौन सा? जो एसएचएम होता है। और इसी मोशन को अगर n इज इक्वल टू 1 हम रख देते हैं, इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक, यानी कि केवल और केवल एक हार्मोनिक उसके अंदर में। यार हार्मोनिक होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर में जनरेट हो रही है, बार बार वो एक सेकंड के अंदर में कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। बात करेंगे उसको लेके भी। जो हमारे पास में वेव आएगी तो वेव इन्हीं हार्मोनिक्स का एक समेशन होगा। जब मैं डिस्प्लेसमेंट पर लेके जाऊंगा उससे थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको क्लियर आएगा। लेकिन अब ये समझो कि मैं फोर्स की इक्वेशन से उसको समझना चाहूं, तो इसके अंदर में मैं n की वैल्यू अगर 1 पुट कर देता हूं, तो वो जो इक्वेशन बनेगी, यानी कि वो एक ऑसिलेशन जो बनेगा, जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। और मीन पोजीशन यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कहां पर लेंगे, जहां पर फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में 0 लग रहा होगा। ओके जी, यहां तक आ गया अभी समझ में। अब देखो, अगर ये मेरे पास में एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज के बीच में एक रिलेशन सेटअप करना चाहूं, तो वो आप भाई अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बार बार इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये मेरे पास में ग्राफ था, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वो आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस ओरिजिन से चलना शुरू किया, और अच्छे से ले लेते हैं इसको ना, एक स्प्रिंग का केस ले लेता हूं मैं। ये मेरे पास में एक स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को आगे की तरफ में खींच रहा हूं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं। अब एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, तो पता होगा आपको कि मास इनटू में एक्सेलेरेशन वहां पर डिजाइन हो जाएगा, यानी कि उस बॉडी के अंदर में एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक भाई, एक्सेलेरेशन आ गया इस ऑब्जेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एक्सेलेरेशन आ रहा है, तो अगर मैं ये मोशन देखूंगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा, और इसके बीच में रिलेशन होगी माइनस के एक्स की। तो जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से यहां पर पहुंचा, एक एक्सट्रीम लेवल तक मैं पहुंच गया हूं। मेरी वेलोसिटी जो थी इस पॉइंट के ऊपर में मैक्सिमम थी, उसके ऊपर में बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और इस पोजीशन पर जाकर मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है, वो मीन पोजीशन से दूर जाना चाह रहा है। लेकिन अभी मैंने वेव नेचर के अंदर में आपको समझाया कि अगर आप एक्स पॉजिटिव की तरफ में जाना चाह रहे हैं, तो एसएचएम यानी कि ऑसिलेटरी मोशन की ये बड़ी खूबसूरती होती है कि वो उसको पीछे की तरफ में खींचेगा। इसीलिए तो ऑसिलेशन पहले समझाया आपको कि क्या बेसिक मतलब है उनका। जो पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स लग रही है, उनका मतलब क्या है भाई। मान लो कि मैंने यहां पर जब चलना शुरू किया, तो इसको वेलोसिटी मैंने 4 मीटर पर सेकंड दे दी है। जैसे जैसे ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा, तो वो ऑसिलेशन उसके ऊपर में बढ़ रहा होगा, यानी कि जो उसके ऊपर में बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, वो ज्यादा बढ़ता जाएगा उसके अंदर में, उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो जैसे वो खींचेगा तो एक पॉइंट आएगा जहां पर वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। लेकिन आप यहां पर देखें कि एक्सेलेरेशन हो क्या रहा है इसके ऊपर में। इस पोजीशन से ए पॉइंट से अगर मैं इसको ओ पॉइंट मान रहा हूं और इस पॉइंट को मैं ए मान रहा हूं, तो जब मैं ओ से ए पॉइंट पर जा रहा हूं, तो यहां पर आपकी वेलोसिटी जो थी, या फिर आप इसको एक थोड़े और तरीके से सोचिए कि मैं इस पॉइंट पर इस स्ट्रिंग को यहां से मैं खींच के इस पोजीशन पर लेके चला गया हूं।
ओके जब मैं यहां से इस पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूं, इससे थोड़ा और बेहतर आएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है कि मैंने इसको रिलीज कर दिया। जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो आप देख रहे हैं कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर वेलोसिटी जो है उसकी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन यहां पर एक्सेलेरेशन जो है उसका क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे ही आप इस मीन पोजीशन पर पहुंचेंगे तो इस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वी मैक्सिमम हो जाएगी। अब आगे बढ़े आप तो इस पोजीशन से आगे की तरफ में चले, जैसे जैसे यहां पर जाएंगे तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोबारा से 0 हो जाएगी। लेकिन आप यहां पर देखो कि इस केस के अंदर में जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास में डिक्रीज हो रही है और एक्सेलेरेशन जो है वो हमारे पास में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये एक्सेलेरेशन से मतलब क्या मेरे पास में, एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड से मतलब होता है यहां पर, क्योंकि मैं अपनी एक्स पोजीशन से इस तरफ में जाने की कोशिश करूंगा। भाई मैं एक्स से इस तरफ में आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव में लेके आ रहा हूँ, तो नेगेटिव लेके आ रहा हूँ मैं उसके अंदर में, तो मेरा जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर में पीछे की साइड में खींचेगा, वो पीछे की साइड में खींचने की कोशिश करेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास में क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तभी तो रोक पाएगा। अगर ये बेसिकली एक्सेलेरेशन को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के साथ में लिखता तो डी एक्सेलेरेशन उसको बोलता मैं। डी एक्सेलेट वहां पर कर रही है, तभी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, कम होता जाएगा वेलोसिटी का। और जैसे ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो ठीक उसी तरह से आप यहां से इस मेन पोजीशन से एक्सट्रीम लेवल से इस साइड में आ रहे हैं। ये पॉइंट जो बता रहा हूं नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्हीं का खेल चलेगा आगे। जब आप इस साइड में आएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती आएगी। लेकिन यहां पर एक्सेलेरेशन क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलेरेशन था पहले, अब वो 0 की तरफ में आएगा, यानी कि वो उसको पॉजिटिव की तरफ में ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, डिक्रीज होती आएगी। डिक्रीज होते होते हमारे पास क्या हो जाएगा, अब वो 0 को क्रॉस करेगी, इस पोजिशन पर उसके पास में वी मैक्स पहुंच गया, यानी कि इससे फालतू तो बढ़ नहीं सकता हमारा एक्सेलेरेशन, फिर मतलब जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं हो सकती। फिर ये हमारे पास में आगे की साइड में खींचेगा, ये बॉडी इस साइड में मूव करेगी। तो इस साइड में खींचने की वजह मतलब है कि वेलोसिटी को क्या करते आना है, डिक्रीज करते हुए आना है, क्योंकि उसको एक्सट्रीम लेवल पर 0 हो जाना है। अगर एक्सट्रीम लेवल पर 0 हो रहे हैं तो बॉडी को पीछे की तरफ में खींचने वाला होना चाहिए, तो पीछे की तरफ में खींचेगा, तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन इस केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर से समझो इन पॉइंट्स को, दोबारा से मैं बता रहा हूं कि मैंने ए पॉइंट से इसको रिलीज किया। जब मैं ए पॉइंट से रिलीज किया तो वेलोसिटी धीरे धीरे आपको समझ में आती है कि वेलोसिटी 0 थी, 1 हुई, 2 हुई, 3, 4, 5 इस तरह से हुई। जो उसके ऊपर में नेगेटिव एक्सेलेरेशन था, यानी कि जो रिटार्ड कर रही थी बॉडी, अब वो क्या करना शुरू कर गया, वो एक्सेलेरेट करना शुरू कर गया, उसकी वैल्यूज मेरे पास में बढ़नी शुरू हुई। ये मेरे पास में मैग्नीट्यूड वाइज की बात है। यानी कि पहले क्या थी वो हमारे पास में -4 थी मान लो, फिर -3 आई, -2 आया, -1 आया, फिर 0, 1, 2 ऐसे बढ़ता हुआ ये मेरे पास में एक्सेलेरेशन अचीव करता जाएगा। तो ये देखो एक्सेलेरेशन -4 से 0 की तरफ में आया, उसकी मैग्नीट्यूड की बात करिए मैंने। साइन वाइज कहूं तो ये रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन उसका क्या हो रहा है मेरे पास में, -4, फिर -3, -2, -1 आया, फिर हमारे पास में ये पॉजिटिव रिटार्ड एक्सेलेरेशन की तरफ में चला गया। तो ये एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करवाएगा, और फिर ये क्या करेगा, रिटार्ड करवाने की कोशिश कर देगा। तो रिटार्ड करवाएगा उसको मैग्नीट्यूड को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। यानी कि चाहे वो रिटार्डेशन बोलूं या फिर मैं एक्सेलेरेशन बोलूं, मैग्नीट्यूड वाइज बोलूंगा तो मेरे पास में एक्सेलेरेशन हो गया, और मैं उसके साइन के साथ में बोलूं तो रिटार्डेशन कर रहा है, क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोकना है, तो ज्यादा ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा। तो जब आप यहां से इस साइड में जा रहे हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलेरेशन आपका डिक्रीज हो रहा है। ओरिजिन से इस साइड में जा रहे हैं तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलेरेशन का इंक्रीज हो रहा है। फिर वापसी देखो वेलोसिटी को इंक्रीज करवाना है, तो रिटार्डेशन मेरे पास में यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज उसकी वैल्यू कम होती आ जाएगी, क्योंकि यहां पर उसका मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेना है। और मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा यानी एक्सेलेरेशन मेरे पास में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर वो क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी मेरे पास में डिक्रीज होनी शुरू हुई, तो ये वैल्यू यहां पर क्या आ गई है, 0 आ गई। तो ये साइकिल जो है हमारे पास में उस पर्टिकुलर एसएचएम के अंदर में चलती रहती है। तो अब इस पूरे कंक्लूजन से हम 2 पॉइंट निकाल कर लेके आए हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वी मैक्स कहां पर होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे मोशन की, जो एक हमारे पास में एसएचएम बना है या फिर एक ऑसिलेशन बना है इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वी मैक्स जो होती है वो होती है हमारे पास में एट ओरिजिन बोल दो, या फिर बोल दो जो मीन पोजीशन होती है। तो मीन पोजीशन के ऊपर में हमेशा
वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक उसी तरह से जो सिंपल पेंडुलम मेरे पास में छोड़ू मैं यहाँ से, तो ये जब यहाँ पर आएगा तो इसकी वी मैक्स होगी, फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ये डिक्रीज होता आएगा, ऐसे डिक्रीज होता आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वो वेलोसिटीज क्या होती आ रही है, डिक्रीज होती आ रही है। ठीक उसी तरह आप बात करें कि एक्सेलेशन जो मेरे पास में है, मैक्सिमम एक्सेलेशन कहाँ पर होगा, आप यहाँ पर देखें तो ये एक्सेलेशन मेरे पास में मैक्सिमम है। जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये एक्सेलेशन मेरे पास में मैक्सिमम हो गया, तो ये एक्सेलेशन मैक्सिमम हुआ। तो कौन से पॉइंट्स पर हो रहा है, यानी कि उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में वो या तो मैक्सिमम रिटार्ड करवाने की कोशिश करेगा या फिर मैक्सिमम एक्सेलेरेट करवाने की कोशिश करेगा। जैसे इस केस में हुआ कि जब मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया तो ये एक्सेलेशन को क्या कर रहा है, मैक्सिमम पहुंच गया। उसकी वेलोसिटी जब 0 पर पहुंची तो ये मैक्सिमम एक्सेलेशन था उसका, उससे ऊपर नहीं बढ़ सकता। फिर वो वापसी आएगा तो उसका एक्सेलेशन डिक्रीज होता आ जाएगा। तो जो एक्सेलेशन मैक्सिमम होता है ये हमारे पास में होता है एक्सट्रीम लेवल पर, या फिर कहें कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर ये मैक्सिमम होता है। ये की पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और निकाल सकते हैं हम। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास में मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट था, यहां तक की दूरी हमारे पास में ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कहें कि एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट आप लोग इसके अंदर में इस पूरे कंक्लूजन से नोट करेंगे कि जो हमारे पास में मीन पोजीशन होती है, जो मीन पोजीशन है एंड एक्सट्रीम पॉइंट है, जो एक्सट्रीम पॉइंट है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ये सभी को आपको पता है, लेकिन ये फील लाना कि वहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन डिक्रीज कैसे हो रहा है, एक्सेलेरेशन इंक्रीज कैसे हो रहा है, यहीं पर चीजें गोल हो जाती है। तो ये आप अच्छे से क्लैरिटी ले लें कि मैं अगर इस केस में बात करूं कि मैं मीन पोजीशन से राइट साइड में जा रहा हूं, क्योंकि मैंने रिलीज वाला क्यों केस लिया, किसी के दिमाग में रह गया होगा जी यहां पर वेलोसिटी कैसे आ गई है, तो मैंने आपको सिंपल बताया कि मैंने उसको रिलीज कर दिया। जैसे स्प्रिंग थी, मैं इस पोजीशन पर लेके गया और उसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगी, ऐसे पीछे जाएगी, फिर वापसी आएगी, फिर ऐसे आगे आएगी, फिर पीछे ऐसे घूमती रहेगी, यानी कि ऐसे आगे आई, फिर पीछे गई मीन पोजीशन से, फिर मीन पोजीशन से वापसी फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑसिलेशन मोशन का यही तो बड़ी खूबसूरती है कि वो पीछे एक्स से पीछे की तरफ में जाएगा तो वो आगे की तरफ में खींचेगा, आगे की तरफ में जाएगा तो पीछे की तरफ में खींचेगा। अरे भाई कमाल ही तो करना है उसको, और कमाल करके उसने क्या कर दिया, एक नया खूबसूरत टॉपिक हमारे लिए डिजाइन कर दिया, और इसको नाम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से। अब ये सिंपल क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैंने अभी एक चीज बताई है कि मैं एम्पलीट्यूड को लेके बड़ा सीरियस हूं, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है ना, यहां से ही मेरे पास में वो कंक्लूजन निकल के आता है कि वाई वी कॉल इट एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखेंगे इसको आगे। अभी इसके अंदर में थोड़ा सा ये देखो कि यहां पर मेरे पास में एक रिलेशन मैंने निकाली, और काइनेमेटिक्स में जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो रिलेशन हम सेटअप करते हैं, तो टोटल 6 तरह के हम सेटअप लगा सकते हैं उसके अंदर में। एक होता है हमारे पास में एक्स टी का रिलेशन आता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन आ गया। दूसरा जो रिलेशन होता है, इनके ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए ये पूरा मैं करवाऊंगा आप लोगों को, वेलोसिटी और टाइम का। तीसरा जो रिलेशन आप लोग देखते हैं एक्सेलेरेशन और टाइम का। फोर्थ जो रिलेशन है वो हमारे पास में एक्स और वेलोसिटी, यानी कि जो डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फिफ्थ जो रिलेशन आता है वो हमारे पास में होता है एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी का। और सिक्स्थ जो रिलेशन होता है वो होता है एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। इसके अंदर में एक रिलेशन में आप लोगों को सेटअप करना सिखा चुका हूं। मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आपको बताया, एक बार थोड़ा सा ना मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कहीं आपको ये तो नहीं कि पता नहीं क्या चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप ये चीजें पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन ये जरूरी है आपका अगर एसएचएम के अंदर में बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है तो। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि एसएचएम का क्या यूज होता है। एसएचएम अपने आप में एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है सिर्फ। अब अभी मैंने ऑसिलेशन के थ्रू आपको ये बताया कि ऑसिलेशन का एक स्पेशल पार्ट, एक्चुअल में ऑसिलेशन का ये इक्वेशन डेवलप होता है, इसका एक स्पेशल पार्ट हम एसएचएम में पढ़ते हैं। और इन ऑसिलेटरी मोशंस की खूबसूरती होती है जो यहां पर मैंने आपको सिखाया ना, ये क्या, ये फोर्स को पॉजिटिव नेगेटिव करना सिखाया, यहां पे मैं ये दिखाना चाह रहा था, और ये अभी समझ भी गए होंगे आप
कि ऑब्जेक्ट स्प्रिंग मेरी आगे गई, पीछे क्यों आ रही है, क्योंकि वो ऑसिलेशन की एक प्रॉपर्टी है। और वो कहां से प्रॉपर्टी डेवलप होती है, वो इन इक्वेशन के थ्रू डेवलप होती है कि वो पीछे की तरफ में खींचेगा, इधर गया लेफ्ट साइड में गया तो उसको पीछे की साइड लेके आएगा वो। तो ये फोर्स हमारे पास में डेवलप हुआ। ठीक उसी तरह से उसका स्पेशल केस हमने लिया कि मैं अगर एन की वैल्यू को 1 रख देता हूं तो वो जो डेवलप होगी मेरे पास में इक्वेशन, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानेंगे। सिंपल यानी कि एक ही हम उसकी वेव की बात करेंगे, हार्मोनिक मोशन। चलो अब देखो, ये भी सिनेरियो समझ गए होंगे कि क्या हमारे पास में वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और इनके बीच में रिलेशन होता है। अब जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, क्योंकि पूरा एसएचएम फॉर्मूला बेस्ड है और वो फॉर्मूले कहां से जनरेट होते हैं, एटलीस्ट उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। मान लेते हैं कि कोई एक केस मैंने आप लोगों के साथ में लिया, अगले पेज पे करते हैं। ये 6 के 6 रिलेशन आपको सेटअप करने आने चाहिए और इनके ऊपर में ग्राफ भी पूछता है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजें। ये मान लेता हूं कि मेरे पास में ओरिजिन है यहां पर और मैंने इनिशियल पोजीशन यहां पर मान लिया। वैसे तो क्या था, ये ओरिजिन था जहां पर मैं ये मान सकता कि मीन पोजीशन है, लेकिन मैं आपको वो एक एक्चुअलिटी से रूबरू करवाना चाहूंगा कि जो फेज डिफरेंस, फेज वगैरह पढ़ते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो इनिशियली मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी इस ओरिजिन से एक्स नोट दूरी पर बना हुआ है। कब, जब मैं टाइम इजकल टू 0 कंसिडर कर रहा हूं और इस पोजीशन के ऊपर में उसकी जो वेलोसिटी हमने मान ली है वो v1 है। ठीक है भाई, और जो मैक्सिमम ये जा सकता है ऑब्जेक्ट, उसके पॉइंट्स मेरे पास में गिवन है कि ये प्लस ए, आगे भी आपको ये मिलेंगे प्लस ए और इधर माइनस ए। ये तो आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ इस इक्वेशन से, तो ऐसे इस तरह का बार बार चलता रहेगा। अच्छा, अब यहां पर जो इक्वेशन मेरे पास में डेवलप हुई, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं या फिर एसएचएम वगैरह लगाते हैं या फिर एक्सेलेरेशन और एक्स के आप ग्राफ जब भी डिजाइन करते हैं, तो इसमें हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस का पता होना चाहिए। और यहां पर मैंने आपको इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है कि t इजकल टू 0 पर एक्स नोट डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट मेरे पास। जैसे आप लोग ये समझें कि ये मेरे पास में एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बहुत अच्छे से हम करेंगे इसके अंदर में। तो ये आप थोड़ी सी आगे ले गए हैं, जब मैं पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं तो ये इस ओरिजिन से, यानी कि जो हमने ओरिजिन माना हुआ था वहां से इतनी दूरी पर वो बना हुआ है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक एक्सेलेरेशन आया होगा और वो एक्सेलेरेशन कितना होगा, माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू में एक्स आएगा। एक्स क्या है, जो ये ओरिजिन लिया है वहां से कितनी दूरी पर मैं चलता जा रहा हूं ऑब्जेक्ट के लिए। मैं यहां पर अभी एक्स नोट की बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने इनिशियल कंडीशन आपको प्रोवाइड कर दी है। एक्स नोट फिर और भी बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने माइनस के बाई एम क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें बताया कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। इसको हमने मास इंटू में एक्सेलेरेशन कर दिया, के हो गया, और यहां से के बाई एम इंटू में एक्स आ जाता है। ओके, अब ये की पॉइंट आप नोट करें कि जो हमारे पास में के बाई एम होता है, इसको हम एक एंगुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि रिप्लेस कर देते हैं, जिसको आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर के नाम से। ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू के बाई एम, या फिर जनरली आप इसको लिखेंगे ओमेगा दैट इज इक्वल टू के बाई एम इसका रूट। ये एक्चुअल इक्वेशन होती है जो ओमेगा को हमें कंसिडर करना होता है। तो यहां पर जो एक्सेलेरेशन मेरे पास में निकल कर आया, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। भाई मैंने इसके अंदर में सर्कुलर कंपोनेंट का यूज किया है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में मैं इस पूरे सिनेरियो को चेंज करना चाहूंगा। आगे बहुत खेल आएगा इसके अंदर में, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर में डिजाइन करेंगे हम। कि आपने देखा कि एक सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर रही है, तो वो एक ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ में, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में वो रोटेट कर रहा है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में रोटेट कर रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियोडिक टाइम के पीरियोडिक एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा। और वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद में रिपीट करता है। तो जो वो एक एंगल डेवलप कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी से, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट वो कर रहा है एक सर्किल के अंदर में, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर में, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक उसी तरह से जो एसएचएम आएगा, ये हम देख रहे हैं कि ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इस पूरे मोशन को मैं एक सर्कुलर मोशन के अंदर में आगे रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसलिए हम इस पूरे मोशन को ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म के अंदर में लिख सकते हैं, जिससे हमारे लिए आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी मेरा मेन अप्रोच वो
डिस्टेंस, वो वेलोसिटी इसके अंदर में डिजाइन करनी है। तो एक्सेलेरेशन आप लोगों ने लिख लिया, तो एक्सेलेरेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स आप लोगों ने लिख लिया। तो एक्सेलेरेशन कैन बी रिटन एज वी डी वी इंटू डिवाइड बाई हमारे पास में dx आता है, इसके बारे में आप फेमिलियर हैं। x के रिस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को काइनेमेटिक्स में बताया था कि एक्सेलेरेशन कैन बी गिवन एज इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट dv बाई dx से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रिलेशन मेरे पास में बनेगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू में x इंटू में dx आ जाएगा। ये dx जो आया वो इस साइड में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, देखो v वेलोसिटी थी मेरे पास में, v वेलोसिटी से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जीरो होगी। इस पोजिशन पर मान लेता हूँ कि v वेलोसिटी थी, तो v वेलोसिटी से वो अचीव कर लेगा जीरो। लेकिन इस केस के अंदर में देखें तो कहां से मैं कहां चला, मैं x डिस्टेंस से चला। मान लेता हूं कि ये मेरे पास में कोई x डिस्टेंस थी जिसको मैंने x नोट वगैरह माना हुआ है, और ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये a पोजीशन तक चला जाएगा। ये a पोजीशन तक ऑब्जेक्ट जो वो जा सकता है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, देन यू विल गेट v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये रिलेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये याद नहीं करना है ये वाला, ये तो मैं सिर्फ आपको उस अप्रोच तक लेके जाना चाह रहा हूं। तो अब इसको आप और फर्दर सोल्व आउट करेंगे, तो फर्दर सोल्व करेंगे तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी है इस पूरे मोशन के अंदर में, फिर से मैं यहां पर इसको बना लेता हूं क्योंकि इसका खेल बहुत चलेगा। ये मेरे पास में मीन पोजिशन है, ऑब्जेक्ट को मैं किसी भी पोजीशन पर चेक करना चाह रहा हूं। मान लेता हूं कि मैं इस पोजीशन पर चेक करना चाह रहा हूं जो कि x दूरी पर है मेरे पास में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज गिवन बाय जो ये रिलेशन था। इसको मैं फर्दर और करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो रिलेशन मेरे पास में निकल के आएगा, दिस इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर यानी कि जो मैक्सिमम ये एम्पलीट्यूड अचीव कर सकती है वो बॉडी वहां तक का, माइनस में जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे उसका वेलोसिटी फाइंड करना है वो, यानी कि एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। ये रिलेशन तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछे जाते हैं। क्या देगा क्वेश्चन के अंदर में, ध्यान से सुन लो। बोल देगा कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो हमने दी है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, पहली चीज। ओमेगा मैंने प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को, और मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट जो अटेन कर सकती है वो हमने दिया 2 मीटर कर सकती है। और अब ये बताओ कि जो वेलोसिटी है वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर कितनी होगी। तो क्या है इसके अंदर में यार, सीधी वैल्यूज रखनी है। ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई हो गई हमारे पास में। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना अचीव कर सकती है, 2 दे रखा है तो 4 हो गया। माइनस में 0.5 को करेंगे तो ये आ गया 0.25 आ गया। कर लो इसको सोल्व, जो भी आंसर आएगा आप लोगों का। एग्जाम के अंदर में थोड़ा स्टैंडर्ड डेटा आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ा कट विट के आपका आंसर आराम से निकल पाएगा। तो ये वेलोसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग मिलेगी, ये तो समझ रहे हैं ना। यहाँ पर मेरे पास में वेलोसिटी मान लेते 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पर हमारे पास में मान लो 2 मीटर पर सेकंड होगी, या 1 मीटर पर सेकंड होगी। और फाइनली जो एक्सट्रीम पॉइंट था, ये तो समझाया गया था आप लोगों को कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो कहां पर अचीव होती है, वो उसके ओरिजिन पर या फिर मीन पोजिशन पर रहती है। और जो एक्सट्रीम पोजिशन होती है वहां पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है, लेकिन वी मैक्स वहां पर क्या होता है, वी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, और जो मीन पोजीशन होती है वहां पर एक्सेलेरेशन जीरो होता है। उल्टा हो गया दोनों का, ठीक है। और इस पोजीशन के ऊपर में आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो वेलोसिटी होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोगों से पूछे तो हम इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, बशर्ते कि वो एक सिंपल मतलब एक वो ओसिलेटरी मोशन कर रहा हो, और उस ओसिलेटरी मोशन का भी एक स्पेशल केस जिसमें n इज इक्वल टू 1 मानेंगे। आपके सिलेबस में खाली आपको यही पढ़ना है कि n इज इक्वल टू 1 वाला केस ही लेके चलना है। वो तो मैंने आपकी एक भूमिका बनाई थी कि कैसे आप लोगों को इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो ये जो रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। और कहां पर, जिस भी पॉइंट पर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, जिस भी पॉइंट पर, पॉइंट वेयर वेलोसिटी टू बी कैलकुलेटेड। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी की रिलेशन आ गई है। अब फटाफट एक और रिलेशन हम सेटअप कर लेते हैं। तो ये किस किस के बीच में रिलेशन बनी है भाई, ये v और x के बीच में एक रिलेशन हमने सेटअप कर लिया है। तो अभी जो आपको बताया कि एक रिलेशन हमारे पास में हो चुकी है इनिशियल जो आई थी,
दूसरा रिलेशन v और x के बीच में हमने बना लिया, बचे कितने अभी 4 रिलेशन और बचे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं फटाफट। इन्हीं के ऊपर में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। तो अभी आपने देखा कि v की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र। ओमेगा का बड़ा खेल आएगा, तो अच्छे से इसको फेमिलियर हो जाएं। बार बार मैं इक्वेशन को लिखता जा रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। तो ये रिलेशन, इसको मैं डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ v को। तो ए स्क्र माइनस में एक्स स्क्र, इनको मैं नीचे ले आता हूँ डायरेक्ट, इसके ऊपर मैं रिलेशन सेटअप कर रहा हूँ मैं। इनटू में रूट आ गया, और इसको जो हम करेंगे वो एक्स नोट से, जो डिस्टेंस वाइज में बात करूँ, एक्स जो है वो कहाँ से, एक्स नोट पोजिशन से किसी एक पर्टिकुलर एक्स तक मैं उसको लेके जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास में एक्स नोट आया। ऊपर जो आया वो हमारे पास में कितना आएगा, ये आएगा एक्स पोजिशन पर लेके जा रहा हूँ, किसी भी एक एक्स लोकेशन वो हो सकती है। ओमेगा टाइम जो है वो कितना रहेगा, जीरो से जो हमने इनिशियल माना हुआ था वहां से आप चलेंगे dt टाइम तक उसको लेके चलेंगे, क्योंकि टाइम जो हमारे पास में था जीरो के ऊपर में, हम कहां पर थे, एक्स लोकेशन के ऊपर में थे, तो इसलिए हमने इसको एक्स नोट लोकेशन यहां पर लिया। इनिशियल उसके पास में कोई पोजीशन बनी हुई थी। अब ये बना, देख पा रहे होंगे कि ये जो रिलेशन बना है यहां पर किसका रिलेशन है, ये साइन इनवर्स एक्स का है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया मेरे पास में, ये रिलेशन इधर से आ गया। और जब आप इधर आएंगे मेरे पास में एक्स नोट लगाएंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, एक्स बन गया और माइनस में, एक्चुअली ये रिलेशन तो था मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। तो अपर लिमिट में रखूंगा एक्स की तो एक्स आ गया, और लोअर लिमिट रखूंगा एक्स नोट तो माइनस में आएगा। तो दूसरा रिलेशन इसके साथ में आएगा साइन इनवर्स एक्स नोट डिवाइड बाई ए। मैंने सिर्फ लिमिट्स डायरेक्टली सेट इसके अंदर में कर दी है। वो कैसे आ रहा है उतना ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, जो मेन रिजल्ट है उस पर पहुंचना हमारे लिए जरूरी है। इधर से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास में ओमेगा टी निकल कर आ गया। ठीक उसी तरह आप इसको और सोल्व करें, फर्दर सोल्व करेंगे तो ये बना मेरे पास में साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नोट बाई ए। लेकिन मुझे x के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहां से मैं साइन को इधर लेके जाऊंगा और a को भी साइड में लेके चला जाऊंगा। तो ये x की जो वैल्यू आएगी, नोट करेंगे इसको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये a मेरे पास में इधर मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन इनवर्स जो है ये उठकर इसके यहां पर लग जाएगा। तो साइन इनवर्स लगा तो ये आया मेरे पास में, साइन बन गया, ओमेगा टी बन गया, प्लस में साइन इनवर्स एक्स नोट डिवाइड बाई ए बन गया। ये हमारे पास में इक्वेशन बनकर आ गई है। ए जाएगा तो ये एक इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल जो रिलेशन हमारे पास में बन के आई है ये डिजाइन होकर आ गई है। अब देखो इसके अंदर में खेल खेलना शुरू करते हैं। ये जो फाइनली आपके पास में इधर आया है साइन इनवर्स एक्स नोट बाई ए, जो मेरे पास में आया है, इसी को आप जानते हैं किस नाम से, फेज कांस्टेंट के नाम से। अभी फेज कांस्टेंट होता क्या, सभी ने सुना है इसको। और ये जो फाइनल मेरे पास में बनी है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इसका एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो बना है यहां पर ओमेगा टी, ये इसकी क्या है, फेज है, यानी कि वो किस रेट से अपने आप को चेंज कर रहा है उस टाइम के इंटरवल के साथ में, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो कितना वो एंगुलर मोमेंट वो करता रहा है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ में वो मूव करता रहा है, कितना एंगल वहां पर वो सस्टेन कर पा रहा है या फिर सब्टेंड कर पा रहा है। तो ये वैल्यू जो आई है आपके पास में कांस्टेंट है, ये बेसिकली डिपेंड करेगी आपकी इनिशियल कंडीशन के ऊपर। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो भी आपका फेज कांस्टेंट होता है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन। जैसे एक साइनोसॉइडल मोशन की बात करूं मैं, तो जो हमारे पास में नॉर्मल कोस थीटा वगैरह के मोशन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। या फिर मैं साइन की बात करूं तो साइन का कुछ ऐसे होता है। मैंने इस मोशन को थोड़ा पीछे की तरफ में एक्सटेंड कर दिया, और ये जो था यहां से मैंने टाइम इक्वल टू जीरो मान लिया। तो अब ये जो है इतना शिफ्ट हो गया, था क्या है अपने आप में साइन का फंक्शन था, लेकिन मैंने इतना आगे की तरफ में अपने आप को शिफ्ट कर दिया। यानी कि मेरा जो ओरिजिन था टाइम इक्वल टू जीरो, मैंने उसको शिफ्ट किया और यहां से मैं वो कैलकुलेशन करनी शुरू कर गया। एक्चुअली में वो था मेरे पास में साइनोसॉइडल फंक्शन, लेकिन मैं इतना आगे बढ़ गया उससे, और इसी को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। यानी उसकी फेज के अंदर में कितना वैल्यू और बढ़ता हुआ आ गया, यानी कि कितना वैल्यू उसके ऊपर में कांस्टेंट बना हुआ है, हमने टाइम इक्वल टू जीरो उसके एक्चुअल फॉर्मेशन से कितना आगे शिफ्ट कर दिया है। तो जो डिस्टेंस है यानी कि कितना ऑब्जेक्ट चलेगा इस मोशन के अंदर में, यहां पर
देखो मैं या इस पोजीशन पर, यहाँ पर किसी भी पोजीशन पर मैं देखना चाहूँ, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा क्या मेरे पास में ओमेगा है और कितने टाइम के बाद में उस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ए क्या रहेगा? वो कितना मैक्सिमम वो एम्पलीट्यूड अटेन कर सकता है वो ऑब्जेक्ट। तो दो फॉर्मूलाज आप लोग के पास में आ गए। पहला जो फॉर्मूला आया वो वी का आया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, किसी भी टाइम पे आपको कैलकुलेट करना हो तो। दूसरा जो रिलेशन आपके पास में आ गया एक्स का आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ए, और ये आया साइन। ठीक उसी तरह इसको हम लिखें तो ओमेगा टी प्लस में साइन इनवर्स एक्स नोट डिवाइड बाई ए। एक्स नोट क्या था? जो इनिशियल कंडीशन हमने प्रोवाइड करी। अगर वो इनिशियली नहीं हुआ, मान लो एक्स नोट हमारे पास में जीरो हो गया, तो पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा? जीरो सेट हो जाएगा। तो फाइनल जो रिलेशन बनेगी आपके पास में क्या बनेगी? साइन ओमेगा टी। और यही आप लोगों ने अपने एग्जाम के अंदर में भी देखा होगा। या फिर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो मैं अभी उसके ऊपर भी लेके चलूं तो मैं इसको फाई के नाम से जानता हूं। आप लोगों ने इसको फाई के नाम से जाना होगा ऐसे। तो ये जो फाई है इसी को आप क्या जानते हैं? फेज कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज फेज कांस्टेंट। और अगर ये फेज कांस्टेंट जीरो हो जाए, यानी कि इनिशियली हमने कोई वेव थी मेरे पास में, साइनोसॉइडल थी, तो मैं टाइम इज इक्वल टू जीरो उसका वहीं से माना जैसा उसका चलता है, यानी कि टाइम जीरो पर उसकी वैल्यू जीरो है, मैंने उसको शिफ्ट नहीं किया। होना क्या चाहिए था? टाइम इज इक्वल टू जीरो पर उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी। अगर मैं शिफ्ट कर देता तो उसकी वन वैल्यू आ रही थी इस पोजीशन के अंदर में, तो मैंने शिफ्ट नहीं किया है, तो उसकी वैल्यू अभी भी क्या बनी रहेगी? सेम रहेगी, यानी कि टाइम इक्वल टू जीरो पर जीरो रहेगी, फिर वो अपने वैल्यूज को बढ़ाता चलेगा। तो फाई की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं? इसके अंदर में जीरो मान ले, तो जो फाइनल एक्स बनता है आपके पास वो बनता है ए साइन ओमेगा टी। अब इन फॉर्मूले को ड्राइव करना सीख रहे हैं, न्यूमेरिकल के साथ तो खेलना चुटकियों में सिखा देंगे। बहुत खूबसूरत शॉर्ट आप लोगों को मैं इस चैप्टर की प्रोवाइड करूंगा। देखते हैं क्वेश्चन आप लोग लगा देंगे। जो नॉर्मल स्टूडेंट काफी टाइम लगाएगा उनको सोल्व करने में, आप उनको देखते ही विद इन सेकेंड्स, 20 सेकंड के आपका पूरा क्वेश्चन एसएचएम का सोल्व हो जाएगा। चाहे एक पार्टिकल हो, चाहे दो पार्टिकल हो, चाहे उनको आगे एक साइड में मूव करवाए, चाहे उनको अपोजिट साइड में मूव करवाए, कैसा भी करवाए यार, कुछ नहीं बचा इनके बाद में। तो सिर्फ ये खेल आप समझ लो, मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के साथ। अब देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये तो आप जब होगा जब फेज उसके पास में नहीं है। हम तो एक केस ऐसा मान के चलते हैं कि वो अपने आप में एक फेज कांस्टेंट रखा हुआ है, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, हम अपने ओरिजिन से स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, ओरिजिन, ये फेज आने का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने ओरिजिन को हटकर यहां से एक्स नोट दूरी पर अपनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी शुरू करी थी। जैसे इस सिनेरियो मैंने आपको दिखाया कि टाइम इक्वल टू जीरो पर मैंने यहां से मूवमेंट करना शुरू किया था। तो ये जो इनिशियल कंडीशन मैं अपने पॉइंट को उसके मीन पोजीशन से, जहां पर उसके ऊपर में 4 जीरो लग सकता था, यहां पर जीरो था, उसकी वो मेन पोजीशन थी, वहां से मैं इसको आगे की तरफ में मूव करवा ले गया पहले। और जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रखा, यानी कि जब से मैंने कैलकुलेशन करनी शुरू की, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर था। तो x की वैल्यू आपके पास में ये बनकर आ गई है। अब इसमें खेल समझो आप लोग कि x आपने रिप्रेजेंट किया a साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। इसके अंदर में वैल्यूज क्या क्या है? एक सबसे पहले हमारे पास में आया a, तो ये किसके ऊपर में डिपेंड करता है? ए डिपेंड करता है कि हमने हमारे सिस्टम को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी है। भाई हमें ये तो पता है ना कि अगर कोई भी स्प्रिंग है मेरे पास, तो मैं उसका ब्लॉक है लगा हुआ है, तो बाहर से मैं उसको खींचूंगा, तो खींच के वो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स मैंने डेवलप करी, तो ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, तो मैंने उसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी है। तो जो उसकी मेन पोजीशन थी वहां से ये दो दूरी मैक्सिमम बनती है, उसको हम उसके एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये आया कि नहीं जी, ये तो मेरे पास में मान लेते कि 5 मीटर था, मैंने कम फोर्स लगाया तो वो यहां पर रुक गया, तो ये एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। मैंने और कम फोर्स लगाया और कम एनर्जी उसको दी, तो 3 मीटर हो गया। तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो उसका वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जब मैं एसएचएम की बात करता हूं तो ये जो ए है वो एक पर्टिकुलर केस के लिए हमें एक ही रखना होता है। अगर बहुत सारे ए मेरे पास में हो गए तो बहुत सारे एसएचएम वहां पर डेवलप हो जाएंगे। जैसे इस केस में बात करूं कि मैंने वैल्यू इसकी फिक्स कर दी कि ये 5 मीटर चलेगा, 5 मीटर मैक्सिमम जा सकता है, तो मैंने उसको इनिशियल एनर्जी उसको जो दी है वो एनर्जी उसको 5 मीटर तक लेके जाएगी। तो ये जो एसएचएम का ए जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उस सिस्टम को हमने कितनी एनर्जी दी है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं फाई है, तो फाई हमारे पास में किस पे डिपेंड कर रहा था भाई? ये फाई डिपेंड कर रहा था
साइन इनवर्स एक्स नोट बाई ए पर। तो ए तो ठीक है भाई, हमारी एनर्जी पे डिपेंडेंसी है, वो हमने उसको फिक्स मान लिया। तो दूसरा वो डिपेंड कर रहा है उसकी इनिशियल कंडीशन के ऊपर में, यानी कि एक्स नोट के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि फाई डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन। हमने क्या इनिशियली उसको मान के रखा हुआ है। तो दो चीजों पर उसने डिपेंडेंसी दिखाई है। अगर मैं उसकी फाई को भी कांस्टेंट कर दूंगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमने फाई की उसकी पर्टिकुलर कांस्टेंट कर दी है, मैंने कहा कि वो अपने पाई बाई 2 फेज के बाद में चला और वो 5 मीटर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रख सकता है। तो आपको समझ में आता है भाई कि ये जो x की वैल्यू है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी यानी कि इसके साथ में वेरी करेगी। इनिशियल कंडीशन और एनर्जी हमने उसकी कांस्टेंट रख दी है, तो वो उन्हीं के बीच में अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करता चलेगा। तो एसएचएम को जो फिक्स करता है वो करता है उसका एम्पलीट्यूड और उसका फाई, यानी कि ये उसको बाउंड कर देता है कि भाई आप इस पॉइंट से आगे नहीं जाएंगे और आप इधर माइनस ए से आगे नहीं जाएंगे। तो ये दो पॉइंट के बीच में टू एंड फ्रो मोशन वो कर रहा होगा। तो ये यहां पर क्या हो गया, एक एसएचएम आप डिफाइंड कर देंगे, इसकी वैल्यू मैंने फिक्स कर दी। एक दूसरा एसएचएम और मैं कंसिडर करता हूं। ये मान लेते कि x1 मान लिया, अब मैं दूसरा x2 मान रहा हूं, जिसके अंदर में वैल्यू मैंने आपकी 5 साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 4 कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, एम्पलीट्यूड और ये दूसरा ये मैंने फिक्स कर दिया। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक एसएचएम हो गया। लेकिन जब ये सारे एसएचएम इकट्ठे होंगे, हजारों एसएचएम, एक एसएचएम होने का मतलब ये है कि उसको दी गई एनर्जी हमारे पास में फिक्स है। वो दो पॉइंट्स के बीच में ही अपना मैक्सिमम ऑसिलेशन कर सकता है टू एंड फ्रो का। और टू एंड फ्रो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑसिलेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगी, नेगेटिव साइड में जाएंगे तो पीछे की साइड में आपके ऊपर में फोर्स लगेगी। तो ये उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए कांस्टेंट है सारी वैल्यूज, ये दूसरे पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए कांस्टेंट है। इसी तरह से कोई x3 आ गया तो मान लेते हैं 6 साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 6 मैंने कर दिया। तो उसकी इनिशियल कंडीशंस के साथ में मैंने ये पॉइंट जो था वो फिक्स कर दिया। तो ये अपने आप में एसएचएम है या नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन जब इन सभी को मैं क्लब करूंगा, x1 प्लस में x2 प्लस में x3, जब इन सभी वेव्स को मिलाऊंगा, इन सभी एसएचएम को मिलाऊंगा, तो फाइनली मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, एक वेव प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको ये क्लैरिटी आई होगी कि एसएचएम और वेव के अंदर में क्या डिफरेंस होता है। वेव बनती है बहुत सारे एसएचएम का मिलकर, और एसएचएम होता है जिसकी एम्पलीट्यूड फिक्स कर देते हैं हम इनिशियल कंडीशंस के थ्रू, उसका फेज कांस्टेंट हम कांस्टेंट कर देते हैं। ये फेज कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आप ये समझें कि जो फोर्स थी मेरे पास, उसकी रिलेशन आपने बनाई थी माइनस के इंटू में एक्स, और यहां पर जो आपका एक्सेलेशन निकल के आया था जिसको आपने लिखा था माइनस के बाई एम इंटू में एक्स। तो ये जो x आपने यहां पर बनाया है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों भाई, मैं एक सॉल्यूशन पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि हो सकता है कि ये के एक्स जो है इसकी वैल्यू मैंने के x1 मान रखी हो। उसके लिए तो मैंने एम्पलीट्यूड जो था वो मैंने फिक्स कर रखा था 4 था, और फेज जो था वो हमने पाई बाई 4 जो भी लिया था पाई बाई 2 लिया था। दूसरा हो सकता है कि मेरे पास में ये वैल्यू जो है वो माइनस के x2 ले रखी हो, जिसके अंदर में एम्पलीट्यूड मैंने 5 लिया और फाई हमने कितना लिया था, पाई बाई 4 लिया था आई थिंक। तीसरा मेरे पास तीसरा जो आया वो माइनस के x3 हो सकता है वो फोर्स। ये फोर्स F1 F2 F3 ऐसे कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन में बना सकता हूँ इसके अंदर पे। ए यहाँ पर हमने 6 मान लिया, फाई हमने मान लिया पाई बाई 6 है। तो ऐसे कितनी आप इनफाइनाइट तरीके तक चले जाओ तो हर एक का अपना अपना सॉल्यूशन होगा, और हर एक का अपना सॉल्यूशन होगा। तो आप ये कहेंगे कि फोर जो है वो अपने आप में क्या रखती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है ये इक्वेशन। अगर पूछे आपसे इक्वेशन क्या कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स हैविंग द सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर वन सॉल्यूशन। तो भाई वन सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये x जो है वो फिक्स नहीं कर रहे हम,
वो कुछ भी हो सकता है, इनके अंदर में कुछ भी वैल्यू वो अटेन कर सकता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। हाँ, लेकिन अगर मैं खाली x की बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर एसएचएम की बात करता हूँ, तो उसकी ये वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं उसके लिए, साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ये वैल्यू उसकी फिक्स कर देते हैं। ये वैल्यू फिक्स कैसे करेंगे? उसकी इनिशियल कंडीशंस का यूज करते हुए। क्लैरिटी आई थोड़ी सी? नहीं आई है तो आगे क्वेश्चंस के साथ में और आ जाएगी। चलो, अब देखो, तीन इक्वेशन आप लोगों के साथ में डेवलप होगी है, दो इक्वेशन होगी ना, v हो गया हमारे पास में, और x की इक्वेशन हमने बना ली है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। जो x आया था हमारे पास में, x की वैल्यू आपने लिखी a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ये किसके बीच में रिलेशन सेटअप हुआ? एक्स टी के बीच में रिलेशन सेटअप हुआ। अब मैं इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ये मेरे को वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, और यहां से बन जाएगा ओमेगा, बाहर आ जाएगा ओमेगा साइन, साइन नहीं बनेगा, कोस आ जाएगा ना यहाँ पर, साइन का जो रहेगा वो हमारे पास में कोस बन जाता है, और अंदर बचेगा ओमेगा टी प्लस में फाइव। ये किसके बीच में रिलेशन सेटअप कर दिया? वी और टी के बीच में। एक वी का और भी रिलेशन हमने बनाया था, वी की वैल्यू जो बनाई थी वो क्या थी? ओमेगा स्क्वेयर इंटू में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। लेकिन ये किसके बीच में रिलेशन थी? ये v और x के बीच में थी, और ये v और t के बीच में, यानी कि टाइम के साथ में कैसी वेलोसिटी उसकी वेरी कर रही है। नेक्स्ट में इसको और फर्दर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दूं, तो जो तीसरा रिलेशन आप लोग के बन के आएगा वो बनेगा माइनस, क्योंकि कोस है तो कोस का इंटीग्रेशन हम करेंगे, ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, एक ओमेगा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बाहर की साइड में आएगा, ये बन गया ओमेगा स्क्वेयर कोस, कोस का क्या बन जाएगा? साइन बन जाता है ना, डिफरेंशिएट करते हैं, स्क्वेयर साइन, इसका साइन बन गया, फिर हम जाते हैं उसके एंगल के ऊपर में, तो ओमेगा टी प्लस में फाइव, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो इसका साइन आ गया बाहर में। तो जो आपके पास में रिलेशन ये सेटअप करके आया, ये रिलेशन बना हमारे पास में ए टी के बीच में। कितने रिलेशन हो गए? एक दो तीन चार, चार रिलेशन हमारे पास में सेटअप हो चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन को। तो फोर जो रिलेशन मैं डायरेक्टली उसको आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, तो वी स्क्वेयर डिवाइड बाई, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस में, क्योंकि उसके अंदर में हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस होते हैं जो v और a की होती हैं, इनको हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करते हैं उसके अंदर में, ठीक है, उससे हमारा कोस कट जाए, कोस और साइन आपस में जुड़कर वन बन जाएंगे। तो ये जो रिलेशन बन के आएगी वो आएगी ए स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, ध्यान रखना ओमेगा की 4 यहाँ पर आती है, और इक्वल टू 1 आता है। और ये रिलेशन आपका किसके अंदर में सेट हुआ? v और a के बीच में ये रिलेशन सेट हो गया। तो 1 2 3 4 5। और सिक्स्थ रिलेशन क्या था? सिक्स्थ रिलेशन जो हमारे पास में f इजिकल टू माइनस ऑफ के एक्स था, या फिर एक्सेलेशन की फॉर्म में लिख देते हैं इसको ना, एक्सेलेशन आप लोगों ने निकाला था, एक्सेलेशन दैट इज इक्वल टू माइनस के एम डिवाइडेड बाई एक्स। तो टोटल हमारे पास में 6 इक्वेशन बन गई हैं, और ये थी a और x के बीच में रिलेशन। तो ये आपको रात को 12 बजे भी याद होनी चाहिए। सीधा सीधा इन्हीं के ऊपर में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, इसको तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि इसी से सारा रिलेट किया। इसको मैंने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया, फिर v था उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये रिलेशन आ गई। इन दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड करूंगा तो ये रिलेशन हमारे पास में सेटअप हो जाके आ जाती है। तो 6 रिलेशन आप लोगों को बिल्कुल याद रहने चाहिए। चलो, तो अब देखो इनके ग्राफ्स के ऊपर में बात करते हैं। तो पहली जो रिलेशन आप लोग देख पा रहे हैं, कौन सी रिलेशन है भाई? एक्सटी की रिलेशन हम बात करें तो एक्सटी की रिलेशन यहां पर इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ना जो हमने यहां पर लिखा है। पहला था v और x के बीच में रिलेशन, तो v और x के बीच में ये वाला जो है, अरे भाई कहाँ चला गया, ये रहा, v और x के बीच में देखो, तो ये जो रिलेशन हमारे पास में बन के आता है, इसको आप लोग लिखते हैं दैट विल बी इक्वल टू v ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। अगर आप बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो बनती है ये एक एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास में डिजाइन होकर आती है। नेक्स्ट जो आएंगे एक्स के ऊपर में आएंगे, और किस किस के बीच में? एक्स और टी के बीच में रिलेशन है ये, एक्स और टी के बीच में रिलेशन आप लोग देखें तो ये क्या बनेगा? एक्स को आपने लिखा ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव, तो ये कैसा रिलेशन बना भाई हमारे पास? ये वाला जो साइन ओमेगा टी एक्स वाला जो है किस किस के बीच में बना है? वी एक्स और टी के बीच में बना है ना, ये एक्स और टी के बीच में, तो कैसा है? साइनोसॉइडल फंक्शन है, सो दिस इज
साइनोसॉइडल फंक्शन। बस सीधा पूछता कैसा ग्राफ होगा। अब ग्राफ तो आप बना ही लेंगे ना, कैसे बनेगा इसका, कैसे बनेगा भाई ग्राफ, ये मेरे पास में ऐसा इलिप्स टाइप में बन जाता है। नेक्स्ट रिलेशन देखो, v और t की रिलेशन उठा लेते हैं। तो v और t की रिलेशन आप लोग सेट करें तो v दैट विल बी इक्वल टू, क्या आया था, a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस में फाई, a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस में फाई आपके पास में आया। तो ये कैसा फंक्शन बना भाई, ये हमारे पास में बन गया है कोसाइन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एक्सेलेरेशन के ऊपर में। तो एक्सेलेरेशन भी, एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच का जो फंक्शन बना, तो एक्सेलेरेशन आप बना सकते हैं माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। सो दिस इज ऑल्सो ए साइनोसॉइडल फंक्शन। भाई ऐसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछता है ए और टी के बीच में, तो आपको ए और टी की रिलेशन पता होनी चाहिए कि ए के बीच में और टी के बीच में ये रिलेशन हमारे पास सेटअप है। कितनी होगी, एक दो तीन चार, चार हमारे पास में होगी। पांचवा जो ये आया, पांचों के रिलेशन आप लोग लिखेंगे किस किस के बीच में है, v और a के बीच में है। रिलेशन क्या है, v स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू 1। और ये किसकी इक्वेशन बनती है, दिस इज इलिप्स इक्वेशन, ये भी इलिप्स इक्वेशन होती है। तो v और a के बीच में, v और x के बीच में हमेशा हमें इलिप्स की इक्वेशन देगा, यानी कि जो इक्वेशन बनेगा इसका मतलब जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास में आ गया, कौन सा है, a और x के बीच में रिलेशन, जो कि हमने शुरुआत इसी से करी थी कि a जो है दैट कैन बी गिवन एज माइनस के एम इंटू में x। तो ये लीनियर रिलेशन है, क्योंकि ये तो अपने आप में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा जिसको हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर में लिखेंगे, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर के बराबर में। तो ये वैल्यू a और x के बीच में डायरेक्ट है। तो जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म के साथ में, दिस इज लीनियर ग्राफ। तो ये हमारे पास में लीनियर ग्राफ बनकर आता है। अब एक छोटा सा डिस्कशन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि मैं जब आप लोगों को ये करवा रहा था a इज इक्वल टू माइनस के एम इंटू में x जो आपको लिखवाया, और उसमें मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया ओमेगा स्क्वेयर इंटू में x आप लोग को प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो ओमेगा है, तो ये है क्या बेसिकली, तो ओमेगा आप लोग देखते हैं कि कोई भी मेरे पास में एक बॉडी है वो एक सर्किल के अंदर में घूम रही है, ये सर्किल के अंदर में घूम रही है, तो ये अपने आप को कितनी देर के बाद में रिपीट करती है, ये अपने आप को रिपीट कर रही है 2 पाई के बाद में, यानी कि 2 पाई एंगल घूमने के बाद में वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो आप देखें कि जो a साइन ओमेगा टी है, अगर ये रिलेशन दूं तो ये जो ओमेगा टी है वो जब बॉडी 2 पाई घूमती है तो वो वापसी उसी पॉइंट पर घूम रहा है, घूम के आ रहा है, यानी कि उसी पॉइंट पर वो दोबारा मिलता है। तो टाइम जो हमारे पास में निकल कर आता है हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। और ओमेगा जो होती है हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अब इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को समझो, ये क्या होता है कि जो आपने टी बाई ओमेगा दिया है, तो इसको आप फाइनली ये भी तो लिख सकते हैं कि ओमेगा कैन बी गिवन एज 2 पाई बाई टी, और टी को आप लिखें तो ये आएगा 2 पाई इंटू में एफ 1 बाई टी का इन्वर्स कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। अब समझो कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ये कहती है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया। तो एक सेकंड में हमें पता है कि एक बार में, एक चक्कर में वो 2 पाई घूम रहा है। तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी मेरे पास में 2 हर्ट्ज है, तो यानी कि वो 2 बार उस गोले को घूम के आ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ ना कि वो पूरा घूमकर उसी पॉइंट पर कितनी कितनी बार आ रहा है वो एक सेकंड के अंदर में। तो मैंने कहा कि एक सेकंड के अंदर में 2 बार आया, तो आप कहेंगे जी वो 2 इंटू में 2 पाई, यानी कि 4 पाई उसने एंगल जो है वो मूव कर लिया, तो उसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि इतनी एक सेकंड में कितना वो घूमेगा। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी जो है भाई वो हमारे पास में 10 है, यानी कि आपका सीधा मतलब है कि एक सेकंड के अंदर में वो 10 बार उस पोजीशन को रिपीट कर रहा है। तो आपसे कहा जाए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितना एंगल घूम रहा है एक सेकंड के अंदर में। तो जब ये पूरी कैलकुलेशन करी जाती है, तो ये जो k बाई एक्स वगैरह से हम जो बात कर रहे थे कि k बाई एम को हमने ओमेगा क्यों लिया, तो फाइनली ये हमें ये पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे रखा हुआ था और ये इधर गया फिर वापसी इधर आया, फिर ये ऐसे गया फिर वापसी ऐसे आया, तो ये अपना जो पोजीशन था, यानी कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करो, तो वो 2 पाई रोटेशन के बाद में, यानी कि 2 पाई एफ के बाद में
वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक सर्कुलर मोशन की अगर मैं उसको रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो वो 2 पाई कवर कर रहा है, और 1 सेकेंड में उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हमने कुछ भी मान ली, एफ मान ली है, तो ये हमारे पास में एफ आ गया उसका। तो इसलिए उसको डायरेक्टली हमने रिप्लेस कर दिया ताकि हम इजिली उसको एक पीरियोडिक मोशन की फॉर्म के अंदर में लिख सकें, या फिर हम उसको एक सर्कुलर मोशन के अंदर में डिजाइन कर सकें, क्योंकि जो घूमेगा वो तो एक सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ आएगा। तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो यहां पर हमें उसका ओमेगा पता होना चाहिए। तो हम पूरे एसएचएम को अब आगे से क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन के अंदर में घुमाने की कोशिश करेंगे, और वहां से हमारी चीजें जो है वो आसान होती चली जाएंगी। इसलिए हम क्या मानते हैं, ओमेगा को के बाई एम मान लेते हैं डायरेक्टली। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैंने बताने की कोशिश करी है। ये जो टेबल आप लोग को दिख रही है इसको तो बिल्कुल याद कर लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आप लोग के क्वेश्चन आते हैं, और कई बार तो फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है, ये फॉर्मूला पूछ लिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज होगा वो ये फॉर्मूले के लिए आप फेमिलियर रहें, क्योंकि ये एक एसएचएम की इक्वेशन है, और हमारा काम ही है कि एक एसएचएम पढ़ना। एसएचएम भाई कुछ नहीं है, एसएचएम में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हम एक पर्टिकुलर के लिए उसकी ए की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, उसके फेज कांस्टेंट की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, और इतना कर देंगे तो वो एक एसएचएम बन गया है। यानी कि एक पार्टिकल इतना घूम के वापसी इतनी पोजीशन पर आएगा, बस वो उसी दायरे के अंदर में घूमेगा। दूसरा पार्टिकल ले लिया, उससे कम दायरे में घूम रहा है, तीसरा पार्टिकल लिया, दूसरे दायरे में घूम रहा है, और सभी को मैं कंबाइन कर दूंगा तो वो एक वेव का फॉर्म ले लेगी। और ये एक्स है क्या, ये एक्स उसकी पोजीशन है कि वो कितना वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, कितना मीन पोजीशन से पास आ रहा है। लेकिन वो दूर जाएगा तो वापसी आएगा या आएगा, क्योंकि हमने ओसिलेटरी मोशन माना हुआ है। और ओसिलेटरी मोशन की यही खास बात होती है कि वहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो पीछे की साइड में फोर्स लगेगा, ओरिजिन से या मीन पोजीशन से नेगेटिव साइड में गए तो उसके ऊपर में पॉजिटिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो यहीं पर इसका हमारा आज का क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम आगे की कुछ न्यूमेरिकल इसके अंदर में सोल्व करेंगे, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक उसके अंदर में मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो अच्छे से इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, और जो मटेरियल है आप लोग का अपलोड हो चुका होगा, वहाँ पर भी आप अपने जो सीट्स वगैरह हैं उसके थ्रू भी आप थ्योरी जो है उसको गो थ्रू होते रहिएगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।